ठीक है, ओके। चलो। तो काजल, आप अपना आंसर चेक करते रहेंगे और मेरे को बताएंगे कि भैया गलत हुआ सही हुआ, जो भी आपको लगेगा आप मेरे को बताइएगा। बस मैं आपका इंडिविजुअली नहीं चेक कर रहा। रोशन भाई कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। रोशन भाई कैसे हैं? तो देखिए, सवाल नंबर 1 पे हम लोग आते हैं। तो सवाल नंबर 1 पे जो आंसर्स है वो क्या जी, हमको क्या निकालने बोल रहा था कि इंफॉर्मेशन दिया हुआ अकाउंट रिसीवेबल का, क्रेडिट सेल्स का, अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, उसके बाद क्रेडिट से हमने वो करना होता है, टर्नओवर निकालना होता है, जो कि आई डोंट नो व्हाई आपने नहीं निकाला। यानी इफ दिस वाज द क्वेश्चन, क्यों ये क्या है, कहाँ से ले रहा है ये, कैसे है भाई? सही नंबर आप दो दिया ना, दो हाँ नंबर 1 है, इधर भी है। और हाँ, 61 के बात में देखो। तो ये है, अच्छा। हम्म, तो आप आगे पीछे कर दिया क्या? चलो ठीक। तो यानी कि आप ये वाले पे आप आ रहे हो, ठीक है। तो ये असाइनमेंट नंबर 1 पे कितने सवाल है? 80 एंड 6, राइट। 30 सवाल है, चलो ठीक है। लाइक आई हैव स्टार्टेड करेक्ट। फ्रॉम। आप देयर इज वन प्लेस यू कैन आंसर देयर। ओके। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आई गॉट दैट नाउ। तो अभी ओके। मेरा जो था पहला का आंसर जो था वो ये था कि इसमें आई डोंट बिलीव कि आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत पड़ेगी किसी को भी। इफ यू नीड एनी एक्सप्लेनेशन, सिंपली आप में से पूछ लो। तो देखो, आपने जब ए का आंसर किया सी, तो सी इसका करेक्ट है, बिकॉज सी इज द आंसर। तो ये रहा हमारा करेक्ट चीज है, तो इसमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं है। सब कुछ सबका सही होगा अगर सी तो सही है, नहीं तो फिर आगे देखना पड़ेगा। आपको जिधर में प्रॉब्लम होगा प्लीज मेरे को बता देना, ठीक है। चलो आगे 2 नंबर सवाल पे हम आते हैं। तो 2 पे आपने बोला द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट ईयर द फाल्कन इंक्रीज द सेलिंग प्राइस बाई 10 एंड द सेल प्राइस इंक्रीज हैज नो इफेक्ट ऑन द वॉल्यूम ऑफ सेल, एज अ रिजल्ट क्या होगा? तो देखिए, सेल प्राइस से अपने को सेल्स के वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ा होगा, ठीक है। यानी वॉल्यूम वो जैसे 5 बेच रहा होगा, अभी भी वो 5 ही बेचेगा, ठीक है। बट ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग मार्जिन में क्या फर्क पड़ेगा? तो बोल रहा है कि रिजल्ट इंक्रीज हो जाएगा ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो दिस इज द आंसर, ये करेक्ट है। बोल रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल्स लेके इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट एज मतलब अल्टीमेट आंसर ये है कि देयर इज एन इंक्रीज इन द रेवेन्यू, ठीक है। अभी मैं इनको एग्जाम्पल्स लेके एक बार बताता हूँ कि मान लो कि एग्जाम्पल्स पे ये करंट ईयर है। करंट ईयर पे यू हैव अ 200 यूनिट सेल एंड द रेट, यानी रेट का मतलब सेल प्राइस। तो सेल प्राइस था आपका से 50 रुपए का। तो अभी आपकी जो रेवेन्यू आ रही थी, पी आर, टोटल रेवेन्यू आ रही थी जी दिस 1000 की, ठीक है। नाउ उसके बाद मान लो अपना वेरिएबल कॉस्ट है, क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं बोल रहा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ 60% वेरिएबल कॉस्ट है। इसका मतलब ये है जी इनटू 60%। तो हमारा जो जीपी है, ठीक है। और उसके बाद फिक्स कॉस्ट भी मान लेता हूँ, फिक्स कॉस्ट इज 1000, ठीक है। अब मेरा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग PROFIT, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कितना है जी? 6000 माइनस 1, 5000। अब क्वेश्चन ने बोला जी कि ये जो है कि देयर इज एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय 10 पर यूनिट। तो मान लो कि ये 10 था, अभी न्यू प्रोपोज्ड है, प्रोपोज्ड है, जिसमें बोला जी इस पे 10% का 10 रुपया बढ़ गया, बट ये रिमेन है। बट अल्टीमेटली मैं आई वांट टू चेक द चेंज, क्या चेंज आता है। तो क्या हुआ, मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ गया एंड फाइनली दिस इज गोइंग टू इंक्रीज। तो मेरा जो क्या हो गया जी, मेरा क्या बढ़ गया, मेरा ऑपरेटिंग इनकम इंक्रीज हो गया। अगर इस लेवल पे अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है देन आपको आंसर आपने सही किया है, ठीक है। तो 2 का आंसर ए इज करेक्ट। काजल आपका भी सही था। हाँ सर, ये तो सही था मेरा। सर मेरे बहुत सारे गलत हो गए। चलो नहीं आते हैं, उस पे भी आएंगे, पर ठीक है। 3 पे अपना आंसर है डी,
अब 3 पे क्या था सवाल, मैं एक बार फिर से सवाल पे जाता हूँ। बी कैसे बोला, इन एनालाइजिंग द शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी ऑफ अ फर्म मेनी एनालिस्ट रेफर टू यूज द क्विक। तो सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे जी शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की बात हो रही है जी। तो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी में हम क्या लेते हैं जी, क्विक एसेट के बारे में बात करते हैं। तो क्विक एसेट का मतलब वही क्विक एसेट जो होता है एसेट रेदर देन द करंट रेशियो। द प्राइमरी रीजन ऑफ द प्रेफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है, क्योंकि क्विक रेशियो जो एक्सक्लूड करता है, हाँ, क्योंकि क्विक रेशियो एक्सक्लूड करता है अकाउंट रिसीवेबल, तो ये लाइन गलत है, ये नहीं हो सकता। फिर बोल रहा है जी करंट रेशियो इंक्लूड द मार्केट विच में बी मिस प्राइस्ड, ये भी गलत है, क्योंकि हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कंसीडर करते हैं। परफॉर्मा का फोकस ओनली ऑन कैश फ्लो, ये भी गलत है, क्योंकि परफॉर्मा कैश फ्लो में हम सारे एक्सपेक्टेड इनफ्लो एंड आउटफ्लो लेते हैं। यहाँ पर बोल रहा है जी कन्वर्जन ऑफ इन्वेंटरी जो होता है वो लेस रिलायबल होता है, तो दिस इज द राइट आंसर। तो आपने सही आंसर किया है, ये रीजनिंग प्रॉपर पढ़ के किया है। ठीक है जी, 4 पे आपने कुछ भी आंसर नहीं किया। तो बोला है कि एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस दैट वुड बी लीस्ट लाइकली टू नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कंपनीज क्वालिटी ऑफ अर्निंग। अब बात होती है जी क्वालिटी ऑफ अर्निंग की, जब बात होती है ना, तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग से मतलब ये होता है कि अमाउंट या वैल्यू के बारे में बात नहीं होता कि आपने 5 रुपए की अर्निंग थी अब 6 रुपए हो गई, वो नहीं होता, बल्कि अर्निंग का रिलेशंस, अर्निंग जो हो रहे हैं वो कंपनी के क्या परसेंटेज में हो रहे हैं और कंपनी उसके कितनी अच्छी रिटर्न दे रही है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ अर्निंग। क्वालिटी ऑफ अर्निंग नेवर टॉक्स अबाउट द वैल्यूज के फॉर्म में बात नहीं करता। तो इन्होंने बोला जी कि अर्निंग, अब ये बोला एन एग्जांपल ऑफ प्रैक्टिस दैट वुड बी लीस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट निगेटिवली, यानी लीस्ट का मतलब सबसे कम इम्पैक्ट होगा और निगेटिव का मतलब निगेटिव इम्पैक्ट कम होगा किस सिचुएशन में। तो पहला बोला परचेज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ एब्सोल्यूट एट द ईयर एंड टू अवॉइड द फीफो, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये बोला है कि ये इम्पैक्ट जो होगा ज्यादा होगा, इसका लीस्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। हमको चेक करना जी लीस्ट इम्पैक्ट, ठीक है। ऑन द निगेटिव क्वालिटी ऑफ अर्निंग पे निगेटिव इम्पैक्ट, यानी क्वालिटी ऑफ अर्निंग घटेगा, उस पे सबसे कम इम्पैक्ट के बारे में बात करना है। फिर बोल रहा है नराज भाई थोड़ा एग्जाम्पल देख सकता इसमें, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, एक मिनट, थैंक यू। देखिए हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे बोल रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ प्रैक्टिस दैट वुड हैव अ लीस्ट इम्पैक्ट, सबसे कम इम्पैक्ट होगा निगेटिव इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी ऑफ अर्निंग। तो क्वालिटी ऑफ अर्निंग पे सबसे कम इम्पैक्ट किसका होगा, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ अर्निंग का निगेटिव इम्पैक्ट, यानी क्वालिटी ऑफ अर्निंग पे मतलब एक बढ़ने के बजाय, यानी इधर होने के बजाय अगर क्वालिटी ऑफ अर्निंग पे ये नहीं हो के क्वालिटी ऑफ अर्निंग में मान लो कि ये पे था तो इससे थोड़ा घट रहा है, ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि इस पे सबसे कम इम्पैक्ट किस चीज का होगा, तो देखिए बोल रहा है कि परचेज ऑफ इन्वेंट्री, अगर वो खरीद लेगा तो हो सकता है कि वो फीफो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो लीफो के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद ले रहा है कि चलो ठीक है खरीद ले रहा है, लेकिन जब वो अगर एब्सोल्यूट माल खरीदेगा तो उसके अर्निंग पे क्या फर्क पड़ेगा, उसकी अर्निंग जो है एक बैग नीचे आ जाएगी, तो ये जो है इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। फिर बोल रहा है कि ऑफर टू द सेल्स स्टाफ ऑफ फिनेंशियल, ऑफर टू सेल्स स्टाफ ऑफ द फाइनेंशियल इंसेंटिव फॉर इंक्रीजिंग द ईयर एंड सेल्स। तो इससे क्वालिटी में, इससे जो अर्निंग होगा ये बढ़ेगा न कि घटेगा, तो दिस कैन बी कंसीडर एज द लिस्ट, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी अर्निंग अच्छी होगी न कि हमारी अर्निंग घटेगी। थोड़े से पैसे जा सकते हैं क्योंकि वी आर गिविंग द एक्सपेंस, बट इसका जो रियल इम्पैक्ट है वो क्या होगा, हमारी अर्निंग बढ़ जाएगी, दैट व्हाट इज देयर। ठीक है, तो इसका जो इम्पैक्ट है सबसे कम है क्योंकि इन टर्म ऑफ वैल्यू, बट इससे जो रिजल्ट मिलेंगे वो कंपनी को निगेटिव इम्पैक्ट नहीं करेंगे बल्कि इनका रिजल्ट पॉजिटिव होगा। थोड़े से पैसे जाएंगे पर उससे उनकी अर्निंग नहीं घटेगी। इफ यू वांट टू रीड द एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं।
बोलते हैं क्वालिटी कैन नॉट बी सेव्ड मैनिपुलेटेड बाय द ऑफरिंग द सेल्फ इंसेंटिव बाय बूस्टअप, दिस इज द नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल प्रोसेस वेयर द अदर अल्टरनेटिव एग्जांपल इन द सम मैनिपुलेशन अटेम्प्ट्स। सिंपल सी बात है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग को इंसेंटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी सारी चीजों को उसके अर्निंग में फर्क पड़ेगा। तो 4 का हमारा आंसर बनेगा जी बी, तो 4 का आंसर इज बी। आज जी 5 पे भी आपने कुछ भी आंसर नहीं किया, तो 5 पे हमसे क्या बोला जी, रिटर्न ऑन इक्विटी डू पॉइंट की एनालिसिस यूज करनी है, ठीक है। तो डू पॉइंट आई हैव नॉट डिस्कस कि डू पॉइंट कैसे काम करता है। पर सर इसका फॉर्मूला तो था पीडीएफ जो आपने भेजी थी। हाँ, तो डू पॉइंट की जो एनालिसिस है वो क्या है जी, तो प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर इनटू फाइनेंशियल लेवरेज। प्रॉफिट मार्जिन इनटू एसेट टर्नओवर into asset turnover into margin फाइनेंशियल leverage। तो अभी हमारी जो प्रॉफिट मार्जिन क्या थी, इसमें ये निकाली थी आपने, इसके ऊपर से निकाली थी। हाँ सर। तो हमारी कितनी आई जी, 12 माइनस 17। नहीं सर, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकालना था ना उसको। हाँ तो अच्छा, तो पहले यहाँ तक आ गया हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसमें हमने माइनस कर दिया जी 500,000। हाँ तो सर 12। तो अगर हमको प्रॉफिट मार्जिन पहले निकालना, सबसे पहला काम होता है जी प्रॉफिट मार्जिन निकालना। उसके लिए मेरे पास दिया हुआ था जी ईबीआईटी। ईबीआईटी हमारा कितना दिया हुआ है जी, 17 लाख का। इसके बाद मेरे को क्या दिया हुआ था जी, मेरे को दिया हुआ था जी इंटरेस्ट दिया हुआ है जी 500,000 का। इसका मतलब 12 माइनस 10 हमारे पास जो आ गया वो क्या हो गया जी, अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगा 12। इसके बाद हम ईबीटी, उसके बाद हम देते हैं जी टैक्स। टैक्स है हमारा कितना जी, 40%। तो इसका मतलब अगर हम आफ्टर टैक्स, पहले टैक्स निकाल लेते हैं। टैक्स किस में निकाल लेंगे, डॉलर के फॉर्म में। तो इसका मतलब हम इस पे कर ले रहे हैं, ठीक है जी। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हमको निकालना बना तो मैं क्या निकालूंगा, दिस माइनस दिस, यानी कि 7,20,000 रुपये हमारा क्या आ जाएगा, नेट इनकम आ जाएगा। तो ये काम तो मेरा हो गया। अब इसकी अगर मार्जिन निकालनी है, ठीक है, तो इसकी प्रॉफिट मार्जिन अगर हमने निकालनी है तो हमारा सेल पे मार्जिन कितना आएगा जी, डिवाइड बाय सेल्स 22 लाख। तो ये आपने किया होगा सबसे पहला कैलकुलेशन, ठीक है जी काजल। हाँ सर। दूसरा कैलकुलेशन इसमें क्या है, एसेट रेशियो, एसेट टर्नओवर। तो एसेट मतलब ये दोनों का हमने एवरेज एसेट निकाल लिया होगा। एसेट टर्नओवर के लिए आपने क्या किया जी, हाँ सर, नेट इनकम अपॉन एवरेज एसेट। नेट इनकम अपॉन एसेट्स, एवरेज हाँ सर, एवरेज निकाल लेंगे ना मतलब। हाँ, एवरेज एसेट। चलो, तो नेट इनकम तो हमारे पास लिख लिया मैंने एक बार में। अब रहा उसके बाद नेट इनकम या नेट सेल्स, सेल्स पे निकाला है, इनकम पे निकाला आपने। अच्छा सॉरी सर, सेल्स पे ही निकलेगा। हाँ सर सॉरी, मैं वो रिटर्न, सॉरी। ऐसा नहीं बोले वो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा फिर। तो मैं खुद कंफ्यूज हो गई थी, एसेट टर्नओवर और रिटर्न ऑन एसेट्स। चलो, एसेट टर्नओवर निकालने के लिए मेरे को एवरेज एसेट, तो एवरेज एसेट के लिए हमको करना पड़ेगा जी प्लस 96,000,000 प्लस 1 मिलियन, प्लस 10 मिलियन, 1 2 3 4 5 6 ब्रैकेट
डिवाइड बाई 2, ये आ गया जी, ये आ गया एसेट। उसके बाद एसेट टर्नओवर के लिए हमको क्या करना है, हमको करना है ये 0.22 आ गया हमारा एसेट टर्नओवर, ठीक है। उसके बाद जो है हमने क्या निकाल लिया जी, हमने निकालना है फाइनेंशियल लीवरेज। तो फाइनेंशियल लीवरेज जो है उसके निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनेंशियल लीवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है लीवरेज EBIT डिवाइड बाय EBT। अब हम ले लेंगे जी EBIT मेरा क्या है, डिवाइड बाय सॉरी EBIT डिवाइड बाय EBT, ये आ गया। अब ये तीनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो शायद मेरा 2 पॉइंट आ जाना चाहिए। सर मेरा भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा आपका? नहीं सर, गलत आ रहा है। तो 2 पॉइंट का एक बार फॉर्मूला चेक करना पड़ेगा फिर। एवरेज कॉमन स्टूडेंट, मुराद भाई 2 पॉइंट मतलब क्या है? 2 पॉइंट का मतलब ये होता है कि 2 पॉइंट पे हमको चेक करना है कि हमारा जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखनी ये होती है कि एवरेज इक्विटी नेट इनकम हमारा कितना है, नेट इनकम हमारा 720 है। एवरेज इक्विटी एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, ठीक है जी। दो पॉइंट एनालिसिस का एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे रहा हूं, वो आपको काम आएगा। नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या था आपको करना, यहाँ पे आपको करना था जी रिटर्न ऑन इक्विटी पे, तो आप ये कर लें। रहा बात अब एवरेज इक्विटी निकालने का, तो एवरेज इक्विटी आप निकालने के लिए यूज करेंगे मार्केट पे 100 इक्वल टू 1 4 1 2 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई 2.4, एसेट आउटस्टैंडिंग इक्विटीज। तो सबसे पहले टोटल एसेट हमारे पास दिया हुआ है 96 पे, आवाज सुन रहा है, 10 मिलियन 6.8 मिलियन, ठीक है। डिवाइड बाय 2, ठीक है जी। तो इस तरह से यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन।
सर फिर इसमें वो वाला फॉर्मूला तो यूज ही नहीं किया जो बोला है क्वेश्चन में। होता क्या है, 2 पॉइंट का मैं फार्मूला आपको दिखाता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट का फार्मूला मेरे को याद तो है नहीं, तो आई विल गूगल इट। दो पॉइंट ऑन, देखिए ये फार्मूला देख रहे हैं आप, ये देखें, ये है इसकी, ये जब हम इसको बड़ा करेंगे तो आपको ये देखिए ये क्या होता है, नेट इनकम इनटू एसेट टर्नओवर इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है जी, आपने यही बोला ना। हाँ सर। अब आइए, ये फार्मूला बोलता है कैसे कैसे क्या हो गया, एक दूसरे को कैसे काट के खत्म करता है, वो देखिए आप। तो बोल रहा है कि अगर मैं नेट प्रॉफिट मार्जिन लिखूं यानी कि नेट इनकम डिवाइड बाय रेवेन्यू, एसेट टर्नओवर लिखूं मतलब रेवेन्यू बाय एसेट टर्नओवर, और फिर फाइनेंशियल लीवरेज लिखूं तो इसका मतलब एवरेज टोटल एसेट डिवाइड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। ये फार्मूला पे इन्होंने फाइनेंशियल लीवरेज निकाला हुआ है, ठीक है। ये एवरेज टोटल एसेट डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी। अब इन्होंने बोला जी रेवेन्यू को कट कर दिया, टोटल को कट कर दिया, तो जो हाथ में बचा वो बचा जी हमारे पास ये एवरेज इक्विटी होल्डर। सो दिस इज द बैलेंसिंग फार्मूला, दिस इज द फार्मूला लेफ्ट फॉर अस। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला निकाला हमने, चूंकि हमने मिस इंटरप्रेट किया था उसको DOL बोल के, सॉरी DFL बोल के, हमने क्या मिस इंटरप्रेट किया, DFL बोल के, जबकि DFL बोल के इंटरप्रेट नहीं करना था, दैट वाज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। दिस इज जस्ट अ फाइनेंशियल लीवरेज, ये बताना चाहता है कि जी कितना परसेंट होल्डिंग है इक्विटी का, ठीक है, आउट ऑफ टोटल एसेट। अभी ये फार्मूला भी आपके पास हो गया, वर्किंग भी हो गई। तो मैं 22 पे टिकरा लगा रहा हूं, ठीक है जी। 22 का मतलब सी पे मैं जाके टिक लगा दे रहा हूं, एंड दैट आई एम राइटिंग हियर सी। आपका सी नहीं आया रहा होगा आई बिलीव। चलो नहीं सर, मुझे तो नहीं। चलो 6 पे क्या बोला है जी, बोला है कि एनालिस्ट इज रिव्यूइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी हुज ऑपरेटिंग इनकम, an analyst is reviewing the total reviewing the financial statement of the company whose operating income has been declined from the prior year। और उसके बाद हमारे पास कुछ रेशियो दिया हुआ है, बोला जी जीपी जो है 15 से 20 हो गया, ऑपरेटिंग मार्जिन 12 से 10 हो गया, इन्वेंट्री टर्नओवर 10 से 9 हो गया। अब बोला है कि इसमें से कौन सा रीजन को वो जिम्मेदार ठहराए उसके ऑपरेटिंग इनकम को घटने के लिए। तो देखिए पहले बोला कि लोअर रेवेन्यू पर यूनिट सोल्ड, फिर बोला जी एक्यूमुलेशन ऑफ अनयूज्ड इन्वेंटरी, तीसरा बोला हाईएस्ट इंटरेस्ट, चौथा बोला इंक्रीज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो अभी हमारी बात आ रही जी जीपी पे। पहले दो चीजों को आप थोड़ा ध्यान देंगे, एक इन पहले तो जीपी में अगर बात होगी तो जीपी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
जीपी बाई सेल्स इंटू 100, ठीक है। दूसरा बोला है एक्यूमुलेशन ऑफ अनयूज्ड इन्वेंट्री, तो इससे उनका ऑपरेटिंग इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन ये है कि अगर जीपी उनको ज्यादा मिल गया ना तो उनका इनकम नहीं घटेगा। फिर बोल रहे हैं कि इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, उनसे उनके जो हो सकते हैं कि प्रॉफिट घट सकते हैं। फिर बोल रहा है कि इंक्रीजिंग इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, तो इससे भी पोटेंशियली उनकी प्रॉफिट घट सकती है, ठीक है। तो पोटेंशियली यहाँ पे दो रीजंस है जिनके कारण उनकी प्रॉफिट घट सकती है, ठीक है। बट एक रीजन है, ये इंटरेस्ट को ना कभी कभी दे डोंट कंसीडर एज द ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो दे ओनली से दैट कि हमारे पास जो रीजनिंग आएगी वो सिर्फ इसकी आएगी, बिकॉज कि पहला दो तो नहीं आएगा। रीजन ये है कि ये दो खत्म हो गया, दो हम लोगों ने ऑपरेट इस पे मतलब जीपी लेवल पे ही चेक कर लेना था। जीपी में अगर कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब ये दोनों का कोई ये नहीं है, ठीक है। अगर जेपी घटता तो फिर जाके हम इस पे चेक करते हैं इन्वेंट्री पे क्या हो रहा है, अगर सेल प्राइस से कम में तो नहीं बिक रहा, अगर जीपी में कोई चेंजेस होता तो हम देख लेते, लेकिन जीपी में इवेंचुअली कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। बात हो रही जी ऑपरेटिंग मार्जिन कम हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन 12 से 10 हो गया। अब ऑपरेटिंग मार्जिन में दो फैक्टर्स आते हैं, एक तो इंटरेस्ट आ रहे थे, दूसरा हमारा एडवर्टीजमेंट आ रहा था। चूंकि ऑपरेटिंग जो होता है वो ईबीआईटी के बाद आता, इंटरेस्ट जो होता है वो ईबीआईटी के बाद आता है। और जब क्वेश्चन बोलता है जी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द ईबीआईटी। तो हमारे पास जो पोटेंशियल इसमें से जो आंसर्स बनेंगे वो बनेंगे जी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस, बिकॉज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस समहाउ वो या तो मेरे वेरिएबल या फिक्स का पार्ट होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा ईबीआईटी के नीचे आता है। अगर क्वेश्चन में ऑपरेटिंग इनकम के बजाय अगर नेट इनकम बोलता तो शायद मैं इंटरेस्ट को भी एक बार मार्क कर लेता। तो 6 का आंसर डी है, 6 का आंसर डी है, ये गलत है भाई साहब। ओके। साथ में बोल रहा है जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड स्टेटमेंट बेस्ट रिजल्ट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन द रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल रेशियो कैलकुलेटेड इन लोकल करेंसी वर्सेस दोज इन द फंक्शनल करेंसी। तो सबसे पहले ये सारी जब चीजें होती है ना, हम लोकल करेंसी, फॉरेन फंक्शनल करेंसी, इसमें थोड़े से क्या मसले क्या होते हैं कि फंक्शनल करेंसी का मतलब हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बोल रहे हैं। जैसे इंडिया में हमारा कोई काम है, तो हमारा इंडिया में काम है और उसकी हेड ऑफिस दुबई पे है, ठीक है। तो हमारे लिए फंक्शनल करेंसी आईएनआर हो सकती है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अगर यूएई में अगर हमको रिपोर्ट करना पड़ेगा तो हमको एईडी को रेफर करना पड़ेगा, इवन इनके भी चीजों को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बोला द स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स द रिलेशन बिटवीन द result of financial ratios calculated in local currency versus those as a functional currency. बोल रहा है the financial ratio result are similar under the translations, ठीक है। and remeasurement the ratio under translations are also often similar to those in local currency। हो गए हम। बोल रहा है the functional ratio results are similar, financial ratios are similar under translation and reassessment, but ratio under translations are often different from those in the local currency। Financial results are different under the translations and remeasurement, but the ratio under the translations are often similar. Those in local currency are different under the translation and remanagement, and ratio earners are often different from those of the local currency। मैं तो खो गया, वैसे दो 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 छोटे छोटे काम करूंगा अभी।
देखिए हमने बोला जी हमारे लिए फंक्शनल करेंसी इंडिया में अगर कोई काम हमने किया तो मेरे लिए INR है, लेकिन यूएई में हमारे लिए जो लोकल करेंसी है वो AED है। तो बोल रहा जी फाइनेंशियल रेशियोज जो होंगे सिमिलर होंगे, ठीक है, अंडर ट्रांसलेशन एंड रीमेजरमेंट। तो सबसे पहले कोई आदमी मेरे को ये बताओ कि ट्रांसलेशन क्या होता है। exchanging नहीं, from one currency to another currency पर मतलब कब वर्ड यूज करते हैं, करेंसी ट्रांसलेशन कब यूज करते हैं, ये while टर्म exchanging. ट्रांसलेशन की सिचुएशन कब आती है, व्हेन वी डू द करेंसी ट्रांसलेशन। While recording the transaction in another currency, is it correct? नहीं नहीं, ये इंडिया यूएई की जो कंपनी है वो है होल्डिंग, क्या है, होल्डिंग कंपनी है, एंड हैविंग अ सब्सिडरी इन इंडिया, सब्सिडियरी, सब्सिडियरी, ठीक है जी। तो सब्सिडरी इंडिया पे है और होल्डिंग कंपनी यूएई पे है। तो अगर सब्सिडरी के बुक्स को अगर इंडिया के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स में लाना होता है, तब उस टाइम में जो कन्वर्ट करते हैं उसको हम ट्रांसलेशन करते हैं। क्या करते हैं, उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं, करेंसी ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं जी, करेंसी ट्रांसलेशन। तो देखिए इसमें एक सबसे बड़ा डिफरेंसेस ये होता है कि यहाँ पे जब आप रेशियो निकालिएगा, ठीक है, यहां जो रेशियो निकालिएगा ना, तो बोल रहा है कि सिमिलर होगा अंडर ट्रांसलेशन एंड रीमेजरमेंट। तो यानी ये बोल रहा है कि यहाँ जो रेशियो रहेगा और यहाँ रेशियो रहेगा, दोनों रेशियो सेम रहेगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है, इसकी पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन जिस दिन आप कीजिएगा, ठीक है, मान लीजिए कि आपने जनवरी पे किया तब 19 रुपए का एक्सचेंज रेट था, लेकिन ट्रांसलेशन जब किया होगा तब 20 रुपए का एक्सचेंज रेट है। तो दोनों के जब रेशियोज पे अगर आप बात कीजिएगा, ठीक है, तो ये मान लो कि आपने एक कोई एक्सपेंस किया होगा, कोई रेशियो किया होगा, तो ये जब एक्सचेंज जिस दिन काम किया, ट्रांजेक्शन किया, उस दिन 19 है, जिस दिन ट्रांसलेशन, जिस दिन ट्रांजेक्शन हुआ उस दिन 19 है, और जिस दिन ट्रांसलेशन होगा उस दिन 20 रुपए का एक्सचेंज रेट है, क्योंकि आपको अपने बुक्स पे सब्सिडरी के बुक्स को लाना है। तो ये दो अमाउंट हो गए, दो चीजें हो गई। तो यहाँ पे जब रिजल्ट्स निकलेंगे, जब उनके रेशियोज बनेंगे तो वो डिफर कर जाएंगे, ठीक है। यानी ये पहला लाइन जो हो गया वो कट गया, क्योंकि दोनों सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। अब बोल रहा है कि साथ में यही लाइन को बोल रहा है कि जो ट्रांसलेशन के बाद जो आएंगे रेशियो वो सिमिलर हो जाएंगे करेंसी से। वो भी गलत बात है, क्योंकि वो भी नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रांसलेशन हम ईयर एंड पे कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन्स ओवर द पीरियड कर रहे हैं, तो दोनों के रेशियोज होंगे, वेरी करेंगे। फिर बोल रहा है जी फाइनेंशियल रेशियोज आर सिमिलर अंडर ट्रांसलेशन बट रेशियोज, ये बोल रहा है फाइनेंशियल रेशियो सेम आ रहे हैं, लेकिन बाकी के जो रेशियो हैं अंडर द ट्रांसलेशंस जो होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये आधा स्टेटमेंट सही है, इट इज नॉट कंप्लीटली सही, बट आधा स्टेटमेंट सही है। फिर बोल रहा है कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो होंगे डिफरेंट होंगे, लेकिन अदर रेशियो जो होंगे वो सिमिलर होंगे। तो इसमें भी आधा ऊपर का स्टेटमेंट सही है, नीचे का स्टेटमेंट गलत है। चौथा में बोल रहा है जी कि फाइनेंशियल रेशियो भी डिफरेंट होंगे और साथ में दूसरे जो रेशियो होंगे वो भी डिफरेंट होंगे। यानी ये सबसे करेक्ट है, क्योंकि दोनों यहाँ पे जब आप रेशियो निकाल रहे थे लोकल करेंसी पे, तो ये अपनी जो ट्रांजेक्शन डेट पे जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे थे उनको एक्चुअल नंबर्स पे लेके निकाल रहे थे। लेकिन जब आप होल्डिंग कंपनी में उस इंफॉर्मेशन को लाते हैं तो आप जो होते हैं क्लोजिंग डेट का एक एवरेज डेट लेते हैं, जिसके कारण आपके रेशियो और लोकल करेंसी के रेशियोज डिफरेंट होते हैं। तो दिस इज द रीजंस जहां पे आपके आंसर्स जो होंगे वो डी होंगे। तो 7 का आंसर होगा जी डी। 8 का आंसर
बोल रहा है जी हार्मिल कॉर्पोरेशन से ग्रॉस प्रॉफिट हैज डिक्रीज सब्सटेंशियली ओवर द पीरियड पास्ट 3 years। 3 साल से उनके जो प्रॉफिट घट रहे हैं, क्या रीजन हो सकता है? तो बोल रहे हैं उनके जीपी घट रही है। तो अभी हमने पीछे एक सवाल देखा तो उसमें बोला था जीपी बढ़ रही है, तो हम ज्यादा सोचेंगे नहीं, इन्वेंट्री को नहीं ला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बोल रही जी जीपी घट रही है सब्सटेंशियली ओवर द पास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो पहला बोला जी कॉस्ट ऑफ मर्केंडाइज इन्वेंट्री डिक्रीज हो गया है while the sale price remain change। अगर कॉस्ट प्राइस कम होता और सेल प्राइस बढ़ जाता तो मेरे लिए ये जो सिचुएशन होता वो प्रॉफिट का सिचुएशन होता, हमारे लिए जो सिचुएशन होता जी प्रॉफिट का सिचुएशन होता। अब बोल रहे हैं जी इन्वेंट्री मर्केंडाइज हायर देन एक्सपेक्टेड है। अगर क्लोजिंग बढ़ता है तो चूंकि अगर आपने कभी पीएनएल अकाउंट ट्रेडिंग या पीएनएल बनाई होगी तो इन्वेंट्री जो होता है वो इधर क्रेडिट साइड आता है, और क्रेडिट साइड अगर कोई चीज बढ़ रहा है तो आपकी क्या होती है जी, आपकी चीजें आपके नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ जाता है, यानी आपकी प्रॉफिट बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि फिजिकल काउंट जो होता है वो बोल रहा है शोज मिसिंग इन्वेंट्री देन द एक्सपेक्टेड। इसका मतलब यहाँ पे जितना मेरे को 10 दिखना चाहिए पर ये 10 के जगह 9 हो रहे हैं, इसके कारण हमारी प्रॉफिट घट सकती है, क्योंकि यहाँ पे 10 होने से प्रॉपर प्रॉफिट आता। अब 10 के जगह हम 9 लिखेंगे तो हमारी प्रॉफिट घट जाएगी। फिर बोला रिमेन स्टेडी वाइल द यूनिट टोटल एक्सपेंसेस हैज इंक्रीज। ये सब बात की नहीं है, अदर एक्सपेंसेस के बारे में बात ही नहीं करना है, क्योंकि बात कर रहे हैं जी जीपी लेवल पे। तो इसके तो ऑप्शन पहले ही इलिमिनेट हो गए। दिस इज द ओनली राइट आंसर। तो 8 का आंसर आएगा जी सी। नौ पे क्या बोलते हैं, 9 पे बहुत कुछ है। बोल रहा है कि ली क्रोसेंट Lee Croissant is a French firm that conducts the significant amount of business in the United and the Great Britain, and the economy uses the company uses the euro in its financial statements, and the controller Antti Ville is reviewing the result for the best for the most recent quarter in attempting to explain the variance due to the exchange rate fluctuations between the euro and the currency। The firms that conduct the business in the, यानी यहाँ पे जो होंगे वो होंगे जी फॉरेन ट्रांसलेशंस होंगे, क्योंकि दो बिजनेस उनके आपस में ये हो रहा है। अब यहाँ पे जो होगा द डॉलर्स एंड द यूरो जो होता है, शी यूज द फॉलोइंग करेंसी क्रॉस रेट्स फॉर द लीडिंग पब्लिकेशंस हाउसेस से उन्होंने उठा लिया कि जी ये सारे एक्सचेंज के रेट्स हैं। तो इन्होंने बोला जी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में ये रेट थे यूरो से फॉरेन करेंसी एक्सचेंज के लिए, यूरो पर फॉरेन करेंसी या यूरो यूके पर फॉरेन एफसीयू, बीच में कोई दूसरा करेंसी ला लिया। ठीक है, यानी डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है। ये सवाल को थोड़ा समझ के करने की बात है। यहाँ पे कोई तीसरा करेंसी आ गया। पहला बोल रहा है यूएस डॉलर जो है वो एफसीयू के साथ रिलेटेड है। फिर बोल रहा है जी यूरो जो है वो एफसीयू के साथ रिलेटेड है। डॉलर और एफसीयू एक दूसरे के साथ, सॉरी, डॉलर और यूरो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है। फिर बोल रहा है जी डॉलर जो है वो है जी आपका एफसीयू के साथ। एक्चुअल में यहाँ पे 4 करेंसी इन्वॉल्व हो गई है। कितनी करेंसी? 4 करेंसी। अब अगला बोल रहा है हमको रिपोर्ट करना है कौन सी करेंसी पे? यूरोप के करेंसी पे हमको रिपोर्ट करना है, यूरो की करेंसी पे रिपोर्ट करना है। तो यहाँ पे छोटा सा ये टेक्निकल चीज है, तो आई बिलीव के इसको जो है नंबर्स के साथ ये कर सकते हैं हम लोग। अगर हम लोग इसको नंबर्स के साथ कर ले तो थोड़ा बेटर रहेगा। तो बोल रहा है बेस्ड ऑन दी एबव इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द क्वार्टर क्या हुआ है। पहले बोला है जी एप्रिशिएट किया है यूएसडी एंड डेप्रिशिएट किया है। एप्रिशिएट रिलेटिव टू द यूरो का, यूरो और यूएसडी के बीच के रिलेशन को देखने बोल रहा है, यूरो और जीबीपी के रिलेशन को देखने बोल रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके मामले बोल रहा है जी?
ड्यूरिंग द क्वार्टर, अभी पहले क्वार्टर और नेक्स्ट क्वार्टर के बीच का हमको रेशियो चेक करना है। तो आइए हम सबसे पहले देख रहे हैं कि हमारा जो है यूरो और डॉलर, तो हमारा यूरो और डॉलर के साथ कोई रिलेशंस है क्या? पहले यूरो पर एफसीयू, सॉरी यूएस डॉलर पर एफसीयू, एफसीयू इज फॉरेन करेंसी यूनिट। अच्छा, तो यूरो और डॉलर के बीच में पहले क्या था? 1 रुपये का था, अभी हुआ यूरो से लेके फॉरेन करेंसी यूनिट 1 रुपया 3 पैसा, यानी ये एप्रिशिएट कर गया। ठीक है, यूरो टू डॉलर, लेकिन डॉलर के कंटेक्स्ट में डॉलर डेप्रिशिएट किया गया, इसको टेक्निकली पढ़ेंगे। डॉलर के सॉरी यूरो के कंटेक्स्ट में ये डेप्रिशिएट कर गया टेक्निकली। आगे बोला जी 1 रुपया 80 पैसे से 1 रुपया 90 पैसा हो गया, यहां भी डेप्रिशिएट किया बेसिकली। तो आगे आते हैं, तो ये बोल रहा है कि एप्रिशिएट किया टू द डॉलर, डेप्रिशिएट किया, ये लाइन नहीं आएगा। उसके बाद बोल रहा है कि एप्रिशिएट किया, यूरो एप्रिशिएट किया रिलेटिव टू द जीबीपी और डेप्रिशिएट किया डीएसडी, नहीं। फिर बोल रहा है जी एप्रिशिएट किया, यानी डॉलर का वैल्यू तो हमको एप्रिशिएशन मिला है, बाकी दूसरे के कंटेक्स्ट में डेप्रिशिएशन हुआ, यानी डॉलर जो हो, डॉलर और यूरो के बीच में, यानी जो यूरो पहले 1 रुपया 20 पैसे में आता था, अब वो यूरो 1 रुपया 30 पैसे डॉलर में आया, यानी डॉलर के अगेंस्ट में डॉलर डेप्रिशिएट हुआ, डॉलर डेप्रिशिएट हुआ और जीबीपी डेप्रिशिएट हुआ। इसका मतलब यूरो हमारा एप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द टोटल करेंसी। सो आई कैन से दैट कि यूरो एप्रिशिएट हुआ है अगेंस्ट द जीबीपी और अगेंस्ट द यूएसडी, यानी ये जो डेप्रिशिएशन था, ये डेप्रिशिएशन था डॉलर का और जीबीपी का, डॉलर और जीबीपी का डेप्रिशिएशन था। तो 8 का सी इज द करेक्ट आंसर, सॉरी 9 का सी। क्या Is it baby? ये डायपर उसको पॉटी डॉक्टर ठीक, तो 9 का सी हो गया। अब 10 पे आपका कोई सवाल है? 10 पे आपने बोला जी बिस्बी कॉर्पोरेशन ऑब्जर्व द कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर द ईयर 1 एंड ईयर 2। अब बात हो गया कॉमन साइज का। कॉमन साइज में आपने क्या किया है जी, ऐसे बना के कोशिश करी है, बोला कि एब्रीविएटेड द कॉमन साइज फॉर द ईयर 1 एंड एक्चुअल एंटिसिपेटेड रिजल्ट। बिस्बी कॉर्पोरेट एस्टिमेट दैट द टोटल यूनिट इंक्रीज बाय 5%, तो 5% से यूनिट इंक्रीज हो गया, बट नो प्राइस चेंज इंक्रीज टू इट्स कस्टमर एंड नो एंटिसिपेटेड कॉस्ट इंक्रीजेस फ्रॉम द वेंडर से भी कॉस्ट इंक्रीज नहीं हुआ है। तो यानी ये आपने सही लिखा है, ये प्रॉपर ले लिया। उसके बाद बोल रहे जी आप assuming the selling and administration जो है वो आपका 5% से इंक्रीज हो गया, 5% से इंक्रीज हो गया, 5% वेरिएबल है और 95% जो है वो आपका फिक्स्ड है। तो ये 95 ये कैसे लिया आपने नहीं पता, ये बोले जी assuming that the selling and administration में 95 और 5 का 5 वेरिएबल और 95 फिक्स है, तो ये फिक्स है, ये वेरिएबल है। चलो उसके बाद बोल रहा है ऑल प्रिडिक्शंस मटेरियलाइज, बिस्बी एक्सपेक्ट द सेलिंग प्राइस एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर आंसर समवेयर इज अराउंड, ये आंसर आना चाहिए, समवेयर इसके बीच में आएगा। तो आपने बोला कि ये चेंज हुआ, पहले ये चेंज हुआ, तो पहले जो था वो 1000 रुपए का था, सेलिंग प्राइस 3 और
ये कैसे निकाला? ये परसेंटेज आपने कहाँ से लिया जी भाई साहब? नहीं, ये मैं एक एग्जांपल लिया 6 दिरहम वेरिएबल कॉस्ट, आउट ऑफ दिस 6 30% 5% वेरिएबल, 95% फिक्स्ड। अच्छा, तो आप बोलो कि 6 मतलब आप यहाँ क्वांटिटी पे इतना बड़ा वैल्यू डाल रहे हो। ये प्राइस 10 दिरहम है ना, 10 नहीं प्राइस ऐसा क्या? हाँ प्राइस तो नहीं यहाँ है, इसलिए मैं प्राइस लिया, नहीं पहले आप देखो ये क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्वांटिटी कि 100 लिया। एक मिनट, बोल रहा है कि आपने जो सेल की क्वांटिटी है वो आपने 5% से बढ़ाई है, तो 100 से 105 कर दी, ठीक है। उसके बाद बाकी कुछ नहीं है, बोला है कि एस्टिमेटेड assuming the selling and administrating is the 5% variable and 95% fixed है, ठीक है। तो if all the predictions, उसमें क्या होगा? तो आप सबसे पहले तो ये नंबर्स आपके जो अभी के आ रहे हैं, अभी के कितने परसेंट आ रहे हैं अभी, क्योंकि आपका रेवेन्यू 16% है ना, तो अगर 16 अगर आप अभी यानी करंट रेशियो में अगर आप परसेंटेज ऑफ मार्केटिंग निकाल रहे होंगे तो कैसे लेंगे? क्योंकि आपने बोला मुझे 6 रुपया लिया है, 6 डिवाइड बाई 1000 लिया, यानी आपका कितना परसेंट है? 1% से भी कम है। कितना? 6.6% है आज के टाइम पे, ठीक है, 0.6% है। आप जब नया वाला जब काम कर रहे हैं तो ये 0.7 लिख रहे हैं और ये 0.32 लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका 1.5% का इंक्रीज है। तो आपने अगर यही फार्मूला यहाँ यूज किया होता तो आपका कितना आता? 0.57 हो जाता, ठीक है। तो 0.57 और डिवाइड बाय दिस कर रहे हैं, तो यानी इसके और इसके दरमियान में आपका परसेंटेज चेंज निकालना है। आपने सवाल को थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिया। मान लो ये 5 रुपया रख लो यार, इसको 95 कर लो। सेलिंग प्राइस काली 10 से सेलिंग बड़ा अरे भाई करना पड़ेगा बड़ा। सेलिंग प्राइस से क्या फर्क पड़ता है? आपकी तो रेवेन्यू के अगेंस्ट में आप डाल रहे हो ना, दिस इज बेस्ड ऑन द रेवेन्यू होता है ना भाई, एक यूनिट पे कुछ थोड़ा सेलिंग प्राइस होता है। दिस इज द थिंग। आप इसकी 10% चार्ज हो, अभी इस पे जो है ठीक है। अब ये आप कर रहे हो, इसको 5.25 करो और इसको इधर ले लो। ये आ रहा है, नहीं तो बढ़ा लो भाई, इसको महंगा 5% है। 100 रुपये परसेंटेज इतना छोटा हो रहा है ना कि वो आगे काम करने में करीब घबरा जा रहा। ये क्या है? मैं क्या मेरा भाई, मैं वेरिएबल सेलिंग प्राइस एंड फिक्स्ड सेलिंग प्राइस लेके टोटल प्राइस किया। नहीं आई डू अंडरस्टैंड। अच्छा ये बोलो, अच्छा एक मिनट, ये अगर 5 रुपया एक मिनट, ये 5 रुपया लिया, ठीक है, ये 95 लिया, एक बार के लिए मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि ये पर यूनिट नहीं है, अगर ये पर यूनिट, क्योंकि 105 पे ये मैं पर यूनिट करके सेल्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आपने थोड़ा सा उसको ये कर दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स सेल, हम आप बोलो हम 10 रुपए का लेना चाह रहे हैं, 10 रुपए का लेना चाह रहे हैं, यूनिट 100 था, यूनिट मेरा 105 हो गया,
ठीक है, हो गया क्लियर। अब बोल रहे हैं जी वेरिएबल कॉस्ट का तो हमें नहीं पता, ठीक है। देयर इज अ इंक्रीज इन सेल दिया हुआ एंड नो प्राइस इंक्रीज टू इट्स कस्टमर एंड नो एंटिसिपेटेड कॉस्ट इंक्रीज इन द वेंडर अज्यूमिंग द सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन आर 5% का चेंज हुआ है, ठीक है। मतलब एज्यूम कर रहे हैं कि उनका जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होगा वो उसका ये है 95 और 5 का रहेगा। तो अभी मान लो कि ये रहा और दिस इज गोइंग टू सॉरी दिस इज लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। मान लो पहले कोई एडवर्टीजमेंट डालते थे हम, ठीक है, तो 500 का अगर डालते थे वेरिएबल 500 का मान ले रहा है, ठीक है, हमारे से रैंडम फिगर ले रहा है तो ये 50 डाल दे रहा है और दूसरा जो नंबर्स डाल रहे हैं हम वो हम डाल रहे हैं जी 450 कि हम रैंडम नंबर ये फिक्स्ड डाल रहे हैं। यानी अभी जब मेरा ये टोटल है और ये टोटल इधर भी आएगा, ये फिक्स होगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा। इस पे जो होगा क्वांटिटी का इम्पैक्ट पड़ेगा एंड दैट विल बी 5% से 105 सॉरी मल्टीप्लाई बाई 105%, ठीक है। अब ये और ये हो गया। अब बोल रहा है कि जो ग्रेटर अब जो इम्पैक्ट है if all prediction expect the selling price in the year to be, क्वेश्चन में कुछ पैसे मिसिंग लग रहा है हमको, माइनस दिस परसेंटेज के फॉर्म में तो 0.5% हो रहा है। Less than 40% is the answer, I believe. Let me check. Less than 40% आंसर करना चाहिए। 10 का रिजल्ट देखते ना, हाँ सर, ए ही है। उतना कैलकुलेशन दिमाग की दही करवा दिया उसने। ए है भाई, ठीक है, कुछ नहीं है, बस अपने दिमाग से कुछ भी निकालना है। सर एक बार आप शॉर्ट में समझा दीजिए वापस क्वेश्चन। देखो भाई, इसमें सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने इंफॉर्मेशन को मैंने ड्राफ्ट किया। मैंने बोला जी क्वांटिटी सेल है, क्वांटिटी सेल में 100 से 105 हो गया, सेल प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ क्योंकि क्वेश्चन ने चल के बोल दिया था। मैंने ये ले लिया, हमने अपने दिमाग से एक नंबर्स निकाला कि चलो एडवर्टीजमेंट में 500 रुपये लगते होंगे। मैंने 500 को स्प्लिट किया 5% और 95%। 95% फिक्स है तो एज इट इज कॉपी हो जाएगा, 5% का चेंजेस है तो नंबर्स क्योंकि 5% इंक्रीज हुआ था सेल का तो 52 रुपया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50 से 52 बनेगा। तो ओवरऑल मेरा जो इंक्रीज है वो सिर्फ 2 रुपया 50 पैसे का है, जो कि 500 के अगेंस्ट में सिर्फ 5.5% आता है, ठीक है, तो जो कि 40% से नीचे है। तो एग्जाम में कभी कभी ये वाली चीजें जो है इंसान को परेशान कर देती हैं, ठीक है। तो इससे आपका वो आंसर शीट थोड़ा भेजना। हाँ भेजेगा भाई, इससे पहले ही भेजा है भाई, जो भी था भेजा। मेरे को नहीं मिला। अच्छा, आपको किसका नहीं भेजा? आपको मार्जिनल कॉस्टिंग नहीं भेजा था? भेजा ना? हाँ, ये बात करते हैं इसका। हाँ, तो ये अभी आप लोग से करने दिया ना, अभी करे, अभी पहले दिन दे देगा तो फिर आप कैलकुलेशन एफर्ट नहीं, मैं थोड़ा रिमाइंड किया बस। हाँ, Bildavin has an inventory expressed as a percentage of the current asset increase from 25 to 35%. The factor that would least likely to cause its increase, इसमें क्या होगा? इसमें क्या आंसर दिया जी आपने? आपने दे दिया जी 11 का डी आंसर, जबकि है वो ए आंसर, ठीक है। 11 का आंसर ए है विद दिस, ठीक है। तो ये 11 का आंसर ए है। वैसे मैं करने की कोशिश करता हूँ। आपने काजल क्या निकाला? ए? नहीं सर, मेरा भी गलत है, मैंने तो छोड़ ही दिया था, ये क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया था। हाँ, बलदविन कॉर्पोरेशन इन्वेंटरी एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द करंट
asset increase from 25 from 25 last July to 35 this July, यानी कि लास्ट ईयर और करंट ईयर। ठीक है, एक मिस हो गया इसमें से। हाँ चेंज करना है। बस हो गया, इधर ला के पुश कर दो, चेंज हो जाता है। हो गया, डन, कोई मिस मत करना। ठीक है, तो मान लो कि ये पहले एक 100 रहा होगा और आपकी इन्वेंटरी रही होगी कितने की, 25 की, तभी ना परसेंटेज 25 था। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है जी 35 हो गया। ठीक है, तो अब ये हो गया और ये इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ नहीं पता। तो ये बोला है कि द फैक्टर लीस्ट लाइकली टू कॉज, सबसे कम रीजन इसमें से क्या हो सकता है। बोला अब वो 35% हो गया, मान लो कि ये 35 लिख ले रहा है, तो उसकी रीजनिंग हमसे बोला है जी निकाल के दो 25 से 35 होने की। उसमें भी लीस्ट लाइकली टू कॉज, इसमें सबसे कम कारण कौन सा है। बोल रहा है कि इस बिगनिंग इज एक्सप्रेस द हाईएस्ट is increase is as the seasonal company with traditionally high activity in the summer month is increasing, seasonal company with traditionally। अच्छा, पिछला जुलाई में जब वो सामान बेच रहा था, इस जुलाई में उसको लगता है कि ज्यादा बेचेगा, तो ये लिस्ट रीजन है। दूसरा बोल रहा है कि इज बिगिनिंग टू एक्सपीरियंस विथ हायर ग्रोथ, दैट इज बिकम एब्सोल्यूट, ये तो करेक्ट रीजन हो सकता है। यूज मटेरियल अमाउंट फ्रॉम कैश फ्रॉम सेलिंग इट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट टू परचेज लैंड, तो हो सकता है कि कैश घटा दिया होगा, कैश को कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। फिर बोल रहा है जी हायर ग्रोथ इज बिगिनिंग टू एक्सपीरियंस अ हायर ग्रोथ, ये थोड़ा सा हमको ट्रिकी लग रहा है। बी और ए दोनों में से हमको लग रहा है, क्योंकि ये दो तो नहीं आएगा, क्योंकि ये दो से ऑलरेडी करेक्ट रीजन है कि आपके पास अगर नंबर ऑफ इन्वेंटरीज बढ़ रही हैं तो इसके कारण भी आपके इन्वेंटरी बढ़ जाएंगे, तो दिस इज नॉट द लीस्ट रीजन, दिस इज द करेक्ट रीजन। ठीक है, इसके इम्पैक्ट ज्यादा हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि आपने करंट एसेट में से इन्वेंटरी को कुछ नहीं किया, कैश निकाल लिया, तो कैश निकाल लिया तो आपकी क्या हो गई, इन्वेंटरी बढ़ गई, तो रेशियो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये दो करेक्ट रीजन है। फिर बोल रहा है इज द बिगिनिंग टू एक्सपीरियंस अ हाई ग्रोथ, ये थोड़ा सा मेरे को उतना ये नहीं लग रहा, बट ये ए और बी इसमें थोड़ा सा सिमिलर टाइप का लग रहा है। ठीक है, बट हमारे पास इसका आंसर है 11 का ए। ठीक है, तो ये वाली खाली बात हो रही है कि चूंकि ये कंपैरिजंस हो रहे हैं कि मतलब समर टू समर मैच कर रहा हूं, तो इन्होंने बोला समर टू समर मैच करने से उसके इन्वेंटरी में इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई फर्क नहीं पड़ता है, दिस इज द रीजन दे आर गिविंग। तो इसको थोड़ा सा आप लोग बस एडजस्ट कर लो। ठीक है, अब 12 देखते हैं। 12 पे हमने क्या बोल रहा है, द कंपनीज कैश रेशियो विल डिक्रीज, कंपनी कैश रेशियो क्या डिक्रीज होगा जी, इन्होंने सही दिया है, 12 का सी है। 12 का आंसर जी हमारे पास भी सी होगा, नहीं 12 का बी है जी। हेलो, बी दिया ना, बी है। आपने बी दिया? हाँ, बी बोल्ड किया ना। एक मिनट देखेगा भाई, 12 का बी है, चलो सही। बारह का बी है। ठीक है, उसके बाद 13 पे आंसर है, 13 का आंसर बी होगा। आपने कुछ गलत किया होगा, चेक कर लेंगे। 14 का आंसर बी होगा। 15 का आंसर जी बी है, आपने चेक करनी है, गलत है।
16 का आंसर सी है, 17 का आंसर सी है, 18 का आंसर ए है, 19 का आंसर बी है, 20 का आंसर सी है, 21 का आंसर बी है, 22 का आंसर बी है, 23 का आंसर ए है, 24 का आंसर सी है, 25 का आंसर सी है। ऐसा गलती कैसे हो सकता है भाई? 26 का आंसर सी है, 27 का आंसर डी है, 29 का आंसर सी है, और 29 सॉरी मैं कुछ गलत कर रहा क्या? 29 28 का डी गलत किया क्या? पंद्रह बी, 15 का बी, 16 का सी, 17 का सी, 19 बी, 20 सी, 20 बी, 22 बी, 30 बी, 22 बी, 22 बी, 23 ए, सी, सी, इसका सी, इसका डी, इसका डी, इसका सी, इसका ए। ये सवाल कराया हुआ था भाई साहब। ये जो सवाल है ना, ये सवाल हमने पहले ही दिन कराया था। ठीक है, तो अभी हम लोग ने यहां तक खत्म किया। कहां तक खत्म किया था? 12 तक विथ रीजनिंग। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज में वही चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन मार्जिन था क्या? पता नहीं, कुछ तो रेशियो था जो काम कर रहा था। 13 का बी है आंसर, आपने 13 का सी दिया, 13 का आंसर है जी बी। एक बार चेक करना पड़ेगा आपको क्या है, आपसे क्या मांग रहा है? द चेंज ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। तो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज जो है, अगर मैं पहले साल से अगर खाली कंपेयर करके निकाल लूं तो मेरा कितना आएगा? ईबीआईटी और ऑपरेटिंग कॉस्ट है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट है दूसरा। तो चूंकि हमारे पास वो फिक्स कॉस्ट वाला कहानी नहीं है, तो हमको लेना पड़ेगा चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो चेंज इन ईबीआईटी कितना हमारा? 80 से 96, यानी कि 20% का हमारा सेल चेंज है। ऊपर में चेंज है 4 से 4 40, यानी कि 10% का चेंज है। तो आंसर आइडियली होना चाहिए जी 2 होना चाहिए, पर इन्होंने 2 होना चाहिए। वाई दे हैव टेकन Papa, do you know what is this? Huh? No. The boy is you. See. This is you, and you are using the shaving cream. Okay. on your- हाँ भाई, ये लिखने में मिस्टेक है। तो 13 का बी होगा, 13 का बी इज द करेक्ट आंसर। सी है ना? नहीं, 13 का सी होगा, सॉरी लिखने में गलती का। 14 का सही जा रहे हैं हम लोग,
15 पे आपका डी आ रहा है, तो लेट मी चेक 15 पे क्या हो रहा है, हमको क्या निकालना है, हमको सिंपली निकालना है रिटर्न ऑन एसेट। तो सर रिटर्न एक बार 14 समझा दीजिए ना, मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, 14 पे क्या था हमारा, मेरा गलत है। हाँ बोल रहा है जी टाटा ट्रांजेक्शनल्स पता नहीं कुछ नाम है, हैज डिसाइडेड टू मेक द एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द ऑपरेटिंग एसेट व्हिच इज फाइनेंस बाय द डेट्स। अब वो डेट से पैसा लाएगा, तो डेट से पैसा लाएगा तो उसको क्या क्या फर्क पड़ेगा जी बताइए, उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑल ओवर द फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट जो होगा उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो सबसे पहले बोल रहे हैं जी कि ये बोल रहा है कि ऑपरेटिंग मार्जिन में कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो ऑपरेटिंग मार्जिन में इसलिए नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि आप दोगे इंटरेस्ट, आप क्या पे करोगे जी इंटरेस्ट, क्योंकि आपने पैसे फाइनेंस कराए हैं लोन पे, आप दोगे इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट में जी इस पे ऑपरेटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात आ जाए जी टोटल एसेट टर्नओवर डिक्रीज हो जाएगा। टोटल एसेट टर्नओवर डिक्रीज क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपका जो पहले जो एसेट टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है अनस भाई, एसेट टर्नओवर का फार्मूला क्या होता है, Asset turnover का sales divided by total assets average. सेल्स डिवाइड बाय टोटल एसेट, ठीक है, एवरेज टोटल एसेट, ठीक है जी, एवरेज टोटल एसेट। सिंस आप ये खरीदने वाले हो, क्या खरीदने वाले हो जी, इन्वेस्टमेंट लेने वाले हो, कोई नया एडिशनल एसेट लेने वाले हो, ठीक है, तो उससे आपकी क्या हो जाएगी जी एसेट बढ़ जाएगी। तो पहले मान लो कि 5 डिवाइडर था, अब 6 हो जाएगा, तो जब 5 डिवाइडर था तो जब डिवाइडर बढ़ता है यानी जो नॉमिनेटर बढ़ता है तो रिजल्ट क्या होते हैं डिक्रीज होते हैं। फिर रिटर्न ऑन एसेट पे भी सेम कहानी है, क्योंकि यहाँ पे भी डिवाइडर क्या होता है जी नेट एसेट होता है, तो अगर एसेट डिवाइडर बढ़ गया इसीलिए आपके रिटर्न डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपके क्या थे, आपके आपके पहले सेल थे जी, पहले तो ये देखो ये सेल्स और COGS, ठीक है, तो आपका जीपी में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरेस्ट है, क्लियर। दूसरा हमने बोला जी सेल्स, उसके बाद जो एक एसेट था, अभी उसमें मान लो एक एसेट एग्जिस्टिंग एसेट था आपका, वो था मान लो कि 5 था और सेल था 10 का, ठीक है, तो आपका रेशियो क्या था 10/5 ऐसे करके कुछ रेशियो था। अभी ये बढ़ के 6 हो गया, सेल 10 रह गया क्योंकि सेल पे टेक्निकली कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये रेशियो डिक्रीज हो गया। अभी सेम हम क्या देखेंगे जी एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड, इस पे तो सेल अभी हमारा रिटर्न पे बात आ रहा है, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट पे कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, नेट प्रॉफिट जो था, अभी जो नेट प्रॉफिट था, अभी मान लो पहले 10 रुपया आता था, अभी 1 रुपए का ब्याज लग गया, अब वो 9 रुपया हो गया, ठीक है। अभी जो पहले एसेट थे वो क्या थे जी 5 रुपए के थे, अभी 6 रुपए के हो गए। तो पहले जो था हमारा रिटर्न क्या था, अगर हम पहले रिटर्न चेक कर रहे थे तो कैसे चेक कर रहे थे 10/5, यानी हम बोल रहे थे जी मेरा 200% का मेरा प्रॉफिट है, कितना 100% का प्रॉफिट है, अभी वो 150% का हो गया, तो क्या हो गया जी डिक्रीज हो गया। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा। अनस भाई आपने ऐसे किया था या बस ऐसे तुक्का मारा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा किया। asset turnover decrease तो of course normally return भी लेकिन short आ जाएगा। आप ये जब नेट रिवाइज कर रहा था उसमें आप ये ऐसे दिमाग को काम करने दिया, मेहनत करने दिया कि इंटरेस्ट आएगा तो इंटरेस्ट का इम्पैक्ट पड़ेगा, कैसे सही से किया। चलो गुड हो गया, थैंक यू जी। थैंक यू। तो 14 नंबर भी हो गया हमारा। 15 नंबर को मैं क्या देख रहा था जी, 15 नंबर में कुछ सीधे निकालना रिटर्न ऑन एसेट, तो हमारे पास क्या दिया हुआ है जी एवरेज एसेट दिया हुआ है, रेवेन्यू दिस दुनिया जमाना सब दिया हुआ है, तो इसमें दिक्कत क्या हो गया जी, तो ये आपका जो रेवेन्यू है फिक्स्ड है दुनिया जमाना है, ये आ गया जी, ये कैसे लिया जी दिस डिवाइड बाय एवरेज एसेट, रिटर्न ऑन एसेट पे हमने वो ले लिया, हाँ तो ठीक है, तो डी आना चाहिए, डी आपने लिया सही होगा, फिर आपने डी लिया, तो 15 का डी कैसे नहीं आया, 10% है भाई, टाइपिंग एरर, टाइपो एरर,
टाइपो एरर, ठीक है, 10%। तो यानी आपका डी सही है, आपका भी डी सही रहा। तो 16 पे तो आपने कुछ किया ही नहीं, 16 में क्या था, 16 सही है भाई, ठीक है, उसमें हम कुछ नहीं कर रहे। डिविडेंड यील्ड बताना है, तो डिविडेंड अगेंस्ट एमपीएस, यही रोल था ना। द कंपनी ने नेट इनकम रिपोर्ट किया, कंपनी के पास कॉमन शेयर्स है, आउटस्टैंडिंग है 1 रुपए का है, दुनिया है बोल रहा है डिक्लेयर्ड 1 रुपए का डिविडेंड दिया है, कॉमन शेयर्स है, मार्केट में ये 3 रुपए में ट्रेड कर रहा है, तो 1/3 कर लीजिए ना। अरे यार, ये कौन सी साइंस है, 1/3 33% आ गया, 3 रुपए का रिटर्न आ रहा है अगेंस्ट 1 रुपए में, 33% हो रहा है। तो ये बोला डिविडेंड यील्ड कितना रहा होगा, 3 रुपए, द कॉमन शेयर मार्केट ऑफ द कॉमन इन द लास्ट इज 30, अच्छा 30 है, 3 नहीं है। तो आपको डिविडेंड 1 रुपया मिला, तो 1/30 कर लीजिए आप, हो गया। ये कोई परसेंटेज के फॉर्म पे जाइए, कितना ये आ गया जी, सी आ गया 16 पे। तो ये फार्मूला वाला कहानी था और कुछ नहीं था। यील्ड मतलब क्या है? अरे यील्ड मतलब आपको कितना फायदा मिला, कितना डिविडेंड हाथ में मिल गया, उपजाया, आपने इन्वेस्ट किया, उससे कितना रिटर्न आया, दैट इज कॉल्ड यील्ड फॉर यू एज अ इन्वेस्टर। ओके, आपको फॉर्मूला क्या है इसका? मैंने यील्ड के लिए सबसे अपना मतलब अपना देसी वर्ड मैंने क्या बताया था जी, आप जो खेती करते हो ना, खेती से जो उपज मिलता है, दैट इज द यील्ड फॉर यू ना, दिस इज द सेम कैलकुलेशन। खेती मीनिंग? आप जब एग्रीकल्चर करते हो तो एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस बोलते हो, यील्ड बोलते हो ना। अच्छा, हाँ तो वही है, ओके। ठीक है, ये चलेगा। तो 17 पे भी कुछ आपने क्या किया, 17 भी कुछ ऐसे फॉर्मूला बेस्ड ही रहा होगा। ये 2 पॉइंट है भाई, पता नहीं, वो आंसर्स आपके पास दिया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा भाई, ये काफी सारा कहानी है, देख लीजिएगा, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक जो हमने 15 सवाल जो हमने किए, ठीक है, ऑल टुगेदर वी सीन 15 सवाल। तो 15 सवाल में आप लोग के कितने सही थे जी? 15 सवाल में आपके सही कितने थे? फॉल्स कैसे, फॉल्स कैसे आएगा? ट्रू, ट्रू कैसे काउंट होगा? काउंट इफ दिस हैज ट्रू। बस, यानी कि आप परसेंटेज के मामले में आप कितने परसेंट है? सिर्फ 66% आप सही हो रहे हो, यानी आप सिर्फ 2/3 सही कर पा रहे हो। ओके, इट मीन्स आपको फार्मूला और लैंग्वेज हैबिट, हाँ, आपको फार्मूला और उसके जो क्या बोलते हैं वर्डिंग, लैंग्वेज दोनों सही है, दोनों दोनों पे आपको नहीं, फार्मूला तो इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि फार्मूला तो आप टेबल पे भी चिपका लीजिएगा तो हो जाएगा। यानी अपने ऑफिस में टेबल पे ही फार्मूला इफ यू राइट ना, तो आपका फार्मूला हो जाएगा आपको याद। लेकिन मेन मसला है लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज के लिए आपको थोड़े से कुछ सवाल और करने पड़ेंगे। और ये सवाल, ये चैप्टर जो है आपका 20 मार्क्स का चैप्टर है, तो यू कैन टेक द रिस्क। आई विल प्रैक्टिस मोर, ठीक है, बाकी मैं भेज दूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। और जिसमें जिसमें डाउट है ना, वो आपने ऑलरेडी क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, ठीक है। बट एक बार आज जब आप एक्सप्लेनेशन रीड करेंगे ना, तो एक नया शीट इसमें इंटर करके खाली बता दीजिएगा कि मिराज भाई आई नीड द एक्सप्लेनेशन ऑन दिस, तो क्या होगा, हम लोग का टाइम बच जाएगा। मेरे को
एंड तो 2 कृष्ण पॉइंट तो थोड़ा कंसिडर प्रॉब्लम तो है नहीं किया ना, एक ही तो। डाइल्यूट। हाँ तो डाइल्यूट वाला जब क्वेश्चन एक दो आएगा तो हम लोग अब सामने से चेक कर लेंगे। तो अभी छोटा सा अभी डू क्या बोले, बोलिए बोलिए बोले, यह सही समझते ना, बोले। ओ डाइल्यूटेड ईपीएस। हाँ डाइल्यूटेड ईपीएस में चेक करूंगा, आई विल जस्ट चेक नाउ, ठीक है। बट मैं ये बोलना चाह रहा था ना कि आई एम सेंडिंग यू द आंसर नाउ, तो आप मेरे एक बार आंसर्स चेक कर ले अपने से बैठ के, क्या है, क्या कहाँ कहाँ मिस हो रहा है, श्योर एंड देन यू हाईलाइट कि क्वेश्चन में आपको Okay. एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, ठीक है। ठीक है, सही बात है। ओके, आपका काजल कितना सही था ईमानदारी के साथ? सर मेरे 30 में से 12 गलत हो गए। 14 is diaper. How it is? यह है दूध आपको, लो Not that. लो। Pen. You will हाँ sign it. तो आपके 30 में 12 गलत हुए या टोटल अभी 15 पे बताएं, क्योंकि मैं बाकी का एक्सप्लेनेशन तो करा नहीं। सर 6 गलत हो गए मेरे। 15 पे 6 यानी कि ऐसे में लिखूंगा, देखिए 9/15 का मतलब सिर्फ 60% आपके सही हो रहा है। तो आपको एक फुल डे आपको बैठ के सारे रेशियो को एक बार फिर से रिवाइज करना पड़ेगा, और थोड़ी सी आपको लैंग्वेज थोड़ी समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये एग्जाम में 20 मार्क्स का है, इसमें बहुत कुछ नहीं है, तो जो भी पूछेगा वो लैंग्वेज में आपको फंसाएगा। हाँ सर, वो मेन प्रॉब्लम वही हुई है, इसलिए आधे क्वेश्चन मेरे ऐसे ही चले गए। हाँ तो अभी आपने संडे के दिन जब हम लोग इसका, हम आपको दोनों आंसर भेज रहा हूँ, आपने खाली हाईलाइट करके मेरे को पूछने हैं, क्योंकि उस संडे के दिन फिर मैं एक एक क्वेश्चन लेके नहीं जाऊंगा। आपके जितने 5 या 6 क्वेश्चन रहेंगे, अनस भाई के जितने 5 या 6 क्वेश्चन रहेंगे, दैट ओनली 11 क्वेश्चन आई विल सॉल्व इट। द रेस्ट क्वेश्चन आप लोग खुद से अभी देख लेंगे, क्योंकि आपको आइडिया मिल गया हम लोग कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो संडे के दिन आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपना अपना वो एरिया आइडेंटिफाई कर लीजिएगा, कहाँ कहाँ आपके गलत हुए हैं और क्या क्या सही हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बताएं कि इसमें कुछ आपके पास कुछ आपको समझ आया इतना सारा डिस्कशन पे? Of course, Miraz bhai, of course. 15-20 Appreciating you. ओहो अरे नहीं, उसके मतलब आप समझ पा रहे हैं ना कि आप जब चीजें करेंगे तो फिर आपको पता चल जाना चाहिए कि मैं जो गलती कर रहा हूँ ना हो, मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं। दैट इज द मेन टारगेट। और ये 20 मार्क्स का चैप्टर है, इसलिए आई डोंट वांट यू टू टेक द रेस्ट। और ये अनस भाई आपके पास शायद अगर लॉगिन नहीं है किसी भी एप्लीकेशन का तो आप पीडीएफ से कर ले, मैंने आपको पीडीएफ भी भेजा है, ठीक है बेटा, ठीक है जी। अगर आपके पास कोई लॉगिन है तो आप चारों या तीनों जो भी पोर्शंस होते हैं उसको आप सेलेक्ट करके कर ले, और नहीं तो क्या नाम है इससे कर ले, क्या नाम है कि पीडीएफ से कर ले। सपोर्ट पैकेज यू मीन? नहीं सपोर्ट पैकेज नहीं, मैंने आपको ये भी तो भेजा है ना, क्या नाम है हॉक मैंने भेजा ना आपको। हाँ। तो हॉक का सेक्शन ए पकड़े और सेक्शन ए को थोड़ा सा पढ़ ले, काहे कि सेक्शन ए 20 मार्क्स का है, तो एक छोटा भी रिस्क नहीं ले सकते, एक पैसे का भी रिस्क नहीं ले सकते। सुन लीजिए, ये देख रहे हैं इसको आप अगर आपके पास नोट है सेक्शन ए का, मैं आई हैड आस्क्ड यू इन व्हाट्सएप कौन सा योर नोट्स फॉर दिस। कौन सा हमको समझ ही नहीं आया, क्या बोलने थे, मेरे को ज्यादा समझ नहीं आया था आपका। आप बोला था कि कुड यू प्लीज सेंड मी द सेक्शन ए, तो सेक्शन ए पे जितना हम लोगों ने डिस्कस किया, बट वी केप्ट ओनली वन ये एक्सेल ना, तो हम लोगों ने जितने भी डिस्कशन किए थे सारे उसमें ही रखे थे ना, एंड आई एम शेयरिंग एवरी डे।
तो फर्दर उसमें हमारा कोई नोट्स नहीं है उस पे। No, what I was thinking. P2 का, सेक्शन ए का, सेक्शन सी का और सेक्शन ई का जो भी मैं आपके साथ डिस्कस करा हूँ सब एक्सेल पे था, और आई वाज कीप शेयरिंग द एक्सेल्स, क्योंकि मैं उसके लिए कोई फर्दर नोट्स नहीं बनाया हूँ। ठीक है, Okay. तो अब I thought maybe you have. नहीं नहीं Okay, ठीक है, perfect. No problem. ओके। तो ये वाला थोड़ा सा एक दिन का ठीक थोड़ा है सा जी। टाइम लगेगा आपका, अगर कर लेते तो बेहतर है भाई। नहीं कर ले। हाँ, वो नहीं करे तो मोर बेटर है, लेकिन आज वो वाला नहीं चलेगा। ऐसा है ना? हाँ लेकिन आज वो नहीं चलेगा। रीजन ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये 20 मार्क्स के मेरे को लिए पसंद है आपका जबान। थैंक यू भाई, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक जरा भी मैं रिस्क नहीं ले सकता आप लोग का इस सेक्शन को कंप्लीट करने में। और जो भी नहीं आया या जो भी आने में डाउट्स है, तो मैं आपको सिंपल तरीका बताया, आज कल परसों में आपने सिंपल अपने जो सवाल करे हैं और एक बार चेक कर ले सारी आंसर्स को, जिसमें आपके अब डाउट रहते हैं तो आप उस डाउट को मेरे से पूछ लें। और काजल के पास एक्सेस है, तो काजल को मैं बोल रहा हूँ कि आप एक्सेस से 10-10 सवाल सिर्फ उठाएं, ताकि आपकी लैंग्वेज भी अच्छी हो जाएगी, आप उनके लैंग्वेज को समझ पाओगे कि वो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं और हम क्या निकाल के उनको दे रहे हैं। ठीक है, आपके पास अगर एक्सेस है तो ठीक है, नहीं है तो पीडीएफ जो मैंने भेजा है उसको आपको रेफर करके बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का है और ये 20 मार्क्स में पूरा 20 स्कोर हो सकता है अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर दीजिएगा तो। ठीक है भाई, तो इंशाल्लाह संडे के दिन मिलते हैं, वन मोर डे विद द रेशियोज, देन आफ्टर वी विल गो फॉर द कॉर्पोरेट फाइनेंस। ठीक है भाई, ओके जी। ओके भाई, थैंक यू। बेबी बाय नॉक्स।